जय हिंद। दोस्तों, जब भी कोई स्टूडेंट यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन का मन बनाता है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सिलेबस का अच्छे से इन डेप्थ एनालिसिस करना। बट बहुत से बच्चे जैसे ही यूपीएससी आईएएस एग्जाम का सिलेबस पहली बार देखते हैं तो एक तो पहले ही अंदर से साइकोलॉजिकल डर होता है कि बहुत मुश्किल पेपर की तैयारी करने वाले हैं, और ऊपर से जब नोटिफिकेशन में मल्टीपल पेजेस में इतना ज़्यादा सिलेबस देखते हैं तो वैसे ही घबरा जाते हैं। सो उनको एक बहुत पहाड़ जैसी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दिखती है। कई तो यही देख के अपना मन चेंज कर लेते हैं कि मैं प्रिपरेशन नहीं कर सकता। बाकी ये कई ऐसे होते हैं जो प्रिपरेशन के दौरान भी डरते रहते हैं कि मेरी स्ट्रेटेजी सही है या नहीं है, पता नहीं मैं कौन सी अंधेरी गुफा में जा रहा हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं होता और सही स्ट्रेटेजी, सही एक माइंडसेट नहीं पकड़ रखा होता। तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है उसको हमें कैसे हल करना होता है? उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में बाइफरकेट करो और हर छोटी प्रॉब्लम का अलग से एक सॉल्यूशन निकालो। हर उस छोटी प्रॉब्लम को टारगेट करो सो डैट जो आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाए। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस पहाड़ जैसे दिखते सिलेबस को अच्छे से समझ के छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करना। अगर मैं आपको ये कहूं कि जो आप नोटिफिकेशन में पहले एक प्रीलिम्स का सिलेबस देखते हो जो कि आपको इस तरह से दिखता है, वही आपका एक पूरी पूरी प्रिपरेशन का सिलेबस है, तो वो आपको सुनने में बड़ा कंफर्टेबल लगेगा। बिकॉज ये सिलेबस दिखने में बड़ा कॉम्पैक्ट सा लग रहा है कि कुछ एक टॉपिक से दे रखे हैं और इसको तो मैं बहुत इजीली कर लूंगा। बच्चों को साइकोलॉजिकली दिखती है चीज़ की बहुत इजीली हो जाएगा। मेंस की जब सिलेबस देखते हैं तो उनका बिल्कुल दिमाग चकरा जाता है, क्योंकि ये सिलेबस तो बहुत मल्टीपल शीट्स पे जाके लिखा हुआ है। तो ये सिलेबस देखने के बाद बच्चे घबरा जाते हैं कि मेंस का सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, प्रीलिम्स का बहुत कम है, प्रीलिम्स मैं निकाल लूंगा आराम से, मेंस नहीं निकाल पाऊंगा। जबकि ये माइंडसेट ही गलत है। मेंस की प्रिपरेशन ही आपकी मेन प्रिपरेशन है पूरे आईएएस एग्जाम की जर्नी की। मेंस की प्रिपरेशन कर लोगे तो प्रीलिम्स की अपने आप हो जाएगी। और पूरी मेंस की प्रिपरेशन को आप इस तरह के सिलेबस में बिल्कुल कॉम्पैक्ट वे से देख सकते हो। बेसिकली जो आप प्रीलिम्स के अंदर ये टॉपिक्स देखते हो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेंस के अंदर यही टॉपिक है। फर्क जस्ट इतना है, यूपीएससी ने हर एक टॉपिक को एक्सपैंड करके लिखा हुआ है। इसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं, अगर कोई हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के सब टॉपिक्स, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी के सब टॉपिक्स, वो सब के सब डिटेल में मेंशन कर रखे हैं। बट उसका मतलब ये भी नहीं है कि जो वो सब टॉपिक्स दे रखे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ वहीं तक कवर करना है। आपको अपना दिमाग पूरा का पूरा खुला रखना होता है। अब प्रीलिम्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रीलिम्स में आप देखोगे क्या दे रखा है। सबसे पहले करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। सो ये आपका हो गया करंट अफेयर्स, जो कि बाय डिफॉल्ट आपको पता ही है, आपको करना ही करना है। ये तो एक इंटेग्रल पार्ट है प्रिपरेशन का। उसके बाद हिस्ट्री एक दे रखा है, फिर ज्योग्राफी का दे रखा है, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का। उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस ये दे रखा है। उसके बाद इकोनॉमी का दे रखा है, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, और उसके बाद जनरल साइंस। अब हम एक बार मेंस का सिलेबस देख लेते हैं कि उसमें टॉपिक्स है क्या क्या। पेपर 1 की बात करें, बेसिकली पेपर 2 मेंशन है, पेपर 1 आपका ऐसे होता है, बट जीएस के पेपर 1 की हम बात कर रहे हैं। तो जीएस 1 की अगर हम बात करें, अब ऊपर दे रखा है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो बेसिकली टॉपिक्स तो यही हैं, इसको डिटेल में यहाँ दे रखा है। तो डिटेल आपको डेफिनेटली वर्ड बाय वर्ड हर एक पार्ट की पढ़नी है, सो डैट आपको क्लैरिटी हो सके कि किस टाइप के टॉपिक्स पे आपसे नॉलेज एक्सपेक्ट की जा रही है। बट आपका जो दायरा है वो यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। करंट के टॉपिक्स आप ये स्टैटिक पार्ट से रिलेट करोगे। सो एक बार देख लेते हैं। ये आपका जो फर्स्ट इन्होंने मेंशन किया हुआ है, इंडियन कल्चर विल कवर सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, ये है आपका आर्ट एंड कल्चर। सो एक ब्लॉक तो आप अपना आर्ट एंड कल्चर का बना लोगे। उसके बाद जो ये अगले 4 पॉइंट्स हैं, इनको अगर आप पढ़ोगे, ये सब के सब हैं आपके हिस्ट्री से रिलेटेड, जस्ट डिटेल में मेंशन कर रखा है। आपको मेन चीजें बता रखी है कि ये तो हम आपसे एक्सपेक्ट करते ही हैं। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री का पार्ट। उसके बाद अगले ये 4 पॉइंट्स देखोगे तो ये आपके हैं इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड। सो ये आपका तीसरा ब्लॉक हो गया इस पेपर का। और ये अगले 3 जो की पॉइंट्स हैं, इनको आप देखोगे तो ये हैं आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड। सो बेसिकली देखा जाए ये पूरा का पूरा जो सिलेबस पेपर 1 का दे रखा है, ये आपने सिर्फ और सिर्फ 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया। अब आपने 4 ब्लॉक्स के रिसोर्सेज देखने हैं, जो कि अभी हम सब्सिक्वेंट सेशन में डिस्कस करेंगे कि जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके हिसाब से इन ब्लॉक्स के लिए परफेक्ट रिसोर्सेज बुक्स आपके लिए क्या रहेंगी। सो आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री,
इंडियन सोसाइटी एंड ज्योग्राफी, ये कंप्राइज करता है आपका पेपर 1। उसके बाद जीएस का पेपर 2 अगर हम देखें, अब ऊपर लिखा हुआ है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अब अगर आप ध्यान से पूरा का पूरा ये सिलेबस देखोगे तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं आप इस पेज पे देख रहे हो सब के सब पॉलिटी के हैं। अगले पेज पे देखोगे वो भी सब के सब आपके पॉलिटी के ही होंगे। यहां तक रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी तक देखोगे तो वो कहीं ना कहीं पॉलिटी के ही होंगे। बेसिकली देखा जाए तो ये जो आपकी टर्म्स हैं, फर्स्ट हो गई गवर्नेंस, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, देन पॉलिटी, देन सोशल जस्टिस, ये सारी की सारी कहीं ना कहीं हम इनको बोल सकते हैं इंडियन पॉलिटी। तो आपने एक इंडियन पॉलिटी करके कैटेगरी बनानी है जिसके अंदर आपके करंट अफेयर्स जो है वो हर पेपर के अंदर बाय डिफॉल्ट है। जैसे यहाँ इंडियन पॉलिटी है तो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो करंट में डेवलपमेंट हो रही है वो बाय डिफॉल्ट इसका पार्ट है। अगर हम पहले ज्योग्राफी देख रहे थे तो ज्योग्राफी के अंदर कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे कोई करंट से रिलेटेड आप रिलेट कर सकते हो ज्योग्राफी, तो उसका पार्ट है। इंडियन सोसाइटी बहुत हद तक आपके करंट अफेयर से रिलेटेड होती है। हिस्ट्री खैर एक स्टैटिक का पार्ट हो गया टोटली, बट यहाँ पे हम जहाँ बात कर रहे हैं पॉलिटी की, यहाँ पे आप करंट अफेयर्स बाय डिफॉल्ट ले सकते हो। उसके बाद जो अगले ये 4 की पॉइंट्स हैं इस पेपर के सिलेबस के, दोज आर रिलेटेड टू योर इंटरनेशनल रिलेशंस। अब देखोगे इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, अलग अलग ग्रुपिंग्स की बात की गई है, अलग अलग जो आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बात की गई है, लाइक WTO, यूनाइटेड नेशंस, अलग अलग ग्रुपिंग्स हैं लाइक G20, G7, उसके अलावा SCO, इस तरह की ग्रुपिंग है, सारे के सारे आपका इंटरनेशनल रिलेशंस में आ गया। सो ये जो आप पेपर 2 देख रहे हो जीएस का, इसमें मोटे मोटे आप कह सकते हो 2 ही हैं, इंडियन पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस प्लस उनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स। इसके बाद हम पेपर 3 ऑफ जीएस की बात कर लेते हैं। अब इसमें स्टार्टिंग वाले पॉइंट से आप स्टार्ट हो जाओ। इसमें एक एक पॉइंट जब आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा ये सारा का सारा इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड ही है, चाहे बीच में एग्रीकल्चर को डिटेल में, फार्मिंग को डिटेल में कुछ कीवर्ड्स यूज करके इन्होंने सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं, लाइक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और इसके अलावा ये ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स। अगले पेज पे भी अगर हम चले जाएं इसी सिलेबस के कंटिन्यूशन में तो आप बहुत सी टर्म्स देखोगे जो कि आप इकोनॉमी से रिलेटेड अक्सर न्यूज़ के अंदर पढ़ते रहते हो। लैंड रिफॉर्म्स, ये सब के सब, लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, सब के सब आपके इकोनॉमी के पार्ट हैं। सो आपको एक और ब्लॉक बनाना है इकोनॉमी का। अब आप देख रहे हो ये इकोनॉमी भी आपका प्रीलिम्स में भी आना ही आना है। उसके बाद अगला एक ब्लॉक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्होंने ओपन एंडेड रखा हुआ है आपके लिए। डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। जहां लिख दिया डेवलपमेंट्स वो हो गया आपका करंट अफेयर। मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी करंट के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो सब के सब एक्सपेक्ट की जा रही हैं कि आप उसके रिगार्डिंग अपडेटेड रहो टोटली। अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ IT, स्पेस, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं फील्ड्स की बात की जाएगी, और भी जो भी करंट में चीज़ें हो रही हैं उनसे रिलेटेड बात की जाएगी। सो आपका एक और ब्लॉक हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी इकोनॉमी के अलावा इस पेपर के अंदर। इसके बाद एनवायरनमेंट की बात हो गई है, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हो गई है, तो अगला आपका एक और आपका ब्लॉक हो जाएगा एनवायरनमेंट का। फिर लास्टली अगर आप देखोगे जो टॉपिक्स हैं, ये 4 की पॉइंट्स हैं, इसमें स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, इंटरनल सिक्योरिटी की बात की गई है। तो ये सारे का सारे जो ये 4 पॉइंट्स हैं ये आपके हो जाएंगे रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी। सो इस पेपर में आपके मेन कितने ब्लॉक्स हो गए? पहला इकोनॉमी, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन एनवायरनमेंट, लास्ट में इंटरनल सिक्योरिटी। इसके बाद GS4 की बात करें तो वो तो एथिक्स का पेपर है, और एथिक्स के अंदर आपको पता है ये सारा का सारा इन्होंने डिटेल में दे रखा है। एथिक्स के पेपर की भी हम अलग से एक सेशन में डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से आपको अप्रोच रखनी होती है। हाँ, ये एथिक्स वाला जो आपका पेपर है ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके प्रीलिम्स में नहीं होती है। तो बेसिकली मैं ये कहूँगा कि GS1 से लेके 1, 2, 3 ये सारा का सारा आपका ऑलमोस्ट प्रीलिम्स के साथ ओवरलैप होता है। ये सारा का सारा GS4 जो है ये एक अलग टाइप का पेपर है। इसके अंदर भी अगर आप देखोगे, यहाँ से अगर आप पढ़ना शुरू करोगे इस पेपर का कंटेंट कि क्या क्या सिलेबस में है, तो यहाँ से लेके केस स्टडी से पहले तक
ये ऑलमोस्ट आपका आता है आधे नंबरों का। 250 का पेपर है तो 125-30 के आसपास आपका ये आता है। उसके बाद लास्ट का जो आधा पेपर होता है वो केस स्टडीज पे बेस्ड होता है और उसमें लिखा हुआ है केस स्टडीज ऑन अबव इश्यूज, मतलब जो भी सारा का सारा ये सिलेबस में दे रखा है इसी से रिलेटेड केस स्टडीज आती हैं। तो इसको अप्रोच करने की जो स्ट्रेटेजी है वो टोटली अलग होती है। और ये जो आपका पेपर है ये आप ये कहोगे कि इसकी प्रिपरेशन में इतना टाइम नहीं लगता है, इसके लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि ये पेपर थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टाइप होता है अपनी नेचर के अंदर। तो टोटल मिला के अगर आप देखोगे पूरी की पूरी जो मेंस की प्रिपरेशन है वो कुल मिला के मोटा मोटा इन्हीं के सराउंडिंग घूमती है। तो आपको सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन, मेंस की प्रिपरेशन, उसको आपने की पॉइंट्स में डिवाइड कर लेना जो कि आपके ऑलमोस्ट प्रीलिम्स के अंदर दे रखे हैं। कुछ एक पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि इसमें ना हो जाए, लाइक इंटरनल सिक्योरिटी, बट आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि प्रीलिम्स में भी जब आप अपीयर हो रहे हो तो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यहाँ क्लियरली नहीं लिखा है, मेंस के अंदर डिटेल्ड वे में आपके सामने लिख दिया है, बट आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ करंट में है या कोई भी फैक्ट है वो आपको पता हो एट द टाइम ऑफ प्रीलिम्स। यूपीएससी बेसिकली आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि जब आप अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करने आओ तो आपकी प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स की हुई हो, और जब आप मेंस के प्रिपरेशन कर एग्जाम देने आओ तो आपके प्रिपरेशन उस लेवल की हुई हो। यूपीएससी एक सीरियस कैंडिडेट से ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसकी प्रिपरेशन जितना सिलेबस मेंशन्ड है उसकी हो रखी है एट द टाइम ऑफ प्रीलिम्स। सो दोस्तों, कॉम्प्लेक्स चीज को देख के घबराना नहीं है, हर कॉम्प्लेक्स चीज बहुत इजी हो जाती है प्रोवाइडेड आप सिस्टमेटिकली चीजों को समझो। अगर आप ब्लॉक्स बना दोगे जो अभी हमने डिस्कस किया है, उन ब्लॉक से रिलेटेड आप रिसोर्सेज डिफाइन कर दोगे जो कि हम सब्सिक्वेंट सेशन में करने वाले हैं। तो जब आपने रिसोर्सेज डिफाइन कर दिए, मोटे मोटे ब्लॉक्स डिफाइन कर दिए, उसके बाद आप अपना एक अच्छा टाइम टेबल बना सकते हो, अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। तो आपको पता होता है कि ठीक है, मैंने अगर ये एक इकोनॉमी का ब्लॉक पकड़ा है, इसके रिगार्डिंग मैंने सिलेबस में सारे के सारे सब टॉपिक्स देख लिए हैं, ये मेरे रिसोर्सेज हैं जो कि मेरे सारे के सारे सब टॉपिक्स को टारगेट कर देंगे। अब मैं जब इन रिसोर्सेज को पढ़ूंगा तो सिलेबस चाहे जितना मर्जी बड़ा है, मुझे पता है कि मेरा सिलेबस पूरा का पूरा कवर हो जाएगा और मैं एक सही ट्रैक पे जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज के सेशन से जो एक भारी भरकम सा सिलेबस दिखता है यूपीएससी का वो क्लियर हो गया है, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग आपको आ गई है कि चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है। यूपीएससी जो पूरा लंबा चौड़ा सिलेबस है इसके ऊपर आपकी कोई मास्टरी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। ये जो आप टर्म्स देख रहे हो इस सिलेबस के अंदर, इकोनॉमी से रिलेटेड या साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ये टेक्निकल टर्म्स आपको लग सकती हैं, बट यूपीएससी आपसे इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ बेसिक नॉलेज एक्सपेक्ट करता है। लाइक अगर आप ये नैनो टेक्नोलॉजी की बात करो, बायोटेक्नोलॉजी की बात करो, आपसे कोई मास्टरी एक्सपेक्ट नहीं की जा रही है, जस्ट एक बेसिक नॉलेज, सारे के सारे टॉपिक्स के ऊपर एक बेसिक नॉलेज। मतलब आपका दिमाग खुला हुआ है कि नहीं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कुछ भी हो रहा है, पास्ट में क्या हुआ है, आपको एक बेसिक ओवरव्यू है कि नहीं, आपका एक ओपन माइंडसेट है या नहीं, यूपीएससी वो जानना चाहता है। मास्टरी यूपीएससी आपसे सिर्फ और सिर्फ आपके ऑप्शनल पे एक्सपेक्ट करता है। ऑप्शनल पे मास्टरी चाहिए, बाकी किसी चीज पे मास्टरी नहीं चाहिए। सो ये चीजें दिखने में बहुत लंबी चौड़ी लग रही हैं, आप बचपन से लेके जो आज तक आपने चीजें सीखी हैं कुल मिला के वही हैं, प्लस जो अभी करंट में डेवलपमेंट हो रही है वो है, और कुछ भी नहीं है। सो फ्रेंड्स, आई होप आज के सेशन से आपको कुछ कॉन्फिडेंस आया होगा, कुछ क्लैरिटी हुई होगी रिगार्डिंग द सिलेबस। अब आपने सिलेबस से बिल्कुल भी नहीं डरना है। सब्सिक्वेंट सेशन में हम इसके रिसोर्सेज, अपडेटेड रिसोर्सेज डिस्कस करेंगे, जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके हिसाब से, प्लस उसके बाद हम एक अभी जैसे कुछ टाइम ही रह गया है इस साल के प्रीलिम्स में, उसके हिसाब से अगर किसी बच्चे ने अभी तक सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है उसके लिए भी एक स्ट्रेटेजी, एक टाइम टेबल डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, जल्द मिलेंगे एक नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।